चलो आज हम लोग टेस्ट पेपर करते हैं। ये है हमारा टेस्ट पेपर। कौन सा है? 17 है। 16 हम कर चुके हैं। आज 17 टेस्ट पेपर कर रहे हैं। 2023 का है ये। एग्जाम डेट इसका 20/7/2023 का है और टाइमिंग इसका 9 to 10 AM का है। चलो, इंग्लिश का टेस्ट पेपर है। 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके। ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। बेटा, जब आप बीमार पड़ते हो ना, बीमार पड़ने के बाद एक समय आता है जब बहुत तबीयत खराब होती है, एक समय आता है जब उससे रिकवर कर रहे होते हैं। तो रिकवर करने में हम लोग को 2-3 दिन लग जाता है। तो वो जो पीरियड होता है उसको, या फिर उस ग्रेजुअल रिकवरी के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो कॉन्वलेसेंस यूज किया जाता है। पोटेंसी, बेटा पोटेंट का मतलब होता है जिसमें क्षमता हो, तो पोटेंसी इज क्षमता। क्षमता इज पोटेंसी। पोटेंसी। बेनिफैक्शन, बेटा बेनिफैक्टर वो होते हैं जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं, उसको दान देते हैं या उसको हेल्प करते हैं ताकि वो खड़े हो सके। तो बेनिफैक्शन का मतलब ही हो गया वो हेल्प या दान। एंड रीजुविनेशन, रिवाइवल, जब आप थके होते हो तो कई बार आप क्या करते हो, घर आते हो बहुत अच्छे से आप कुछ ऐसा लेते हो शरबत वगैरह जिससे आपको फिर से एक स्ट्रेंथ की फीलिंग आती है। फिर जाते हो अच्छे से चेहरे का बिल्कुल फेशियल करवा के आते हो तो आप फिर से यंग फील करते हो। वही है रिजुविनेशन इज रिवाइवल, और यू कैन से गेनिंग बैक स्ट्रेंथ एंड विगर। विगर का मतलब होता है वही आपकी शक्ति, जो खोई हुई शक्ति होती है उसको प्राप्त करना फिर से। देखो, समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट आओ। द टीचर could judge that his intentions were dash, so he was not stopped from entering the hall. बेटा निफेरियस का मुझे एंटोनिम चाहिए। निफेरियस जो होते हैं ना वो गलत, हार्मफुल होते हैं। अगर हार्मफुल होगा तो उसका एंटोनिम पायस होगा, क्योंकि पायस का मतलब होता है पवित्र। निफेरियस होता है घातक, जिसको आप हार्मफुल कहोगे, हेजार्डस कहोगे, डेट्रीमेंटल कहते हैं। ट्रेटरस, ट्रेटर से बना है, ठीक है ना। जब ट्रेटरस होते हैं, जो ट्रेटर होते हैं, ट्रेटर का मीनिंग होता है गद्दार। ट्रेटरस एंड परफिडियस दोनों सिनोनिम है। ये हो गया गद्दार। और एनवियस, जिसमें एनवी होता है यानी जलनखोर, जो कहते हैं ना जलनखोर, जिसमें ईर्ष्यालु होते हैं। ये ऐसे लोग ईर्ष्या से भरे होते हैं। देखो जरा ध्यान से, ठीक है। ऐसे परफिडियस का मतलब ऐसे लोग होते हैं बेटा जो गद्दार हो, अनट्रस्टवर्दी हो। एक याद रखना, परफिडियस का सिनोनिम एक बार और आया हुआ है जिसमें आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, तो वही तो गद्दार ही तो हुआ। ठीक है, समझ में आया? जिसका सिनोनिम मैंने बताया हुआ है टर्न कोट, याद है? नेक्स्ट आओ। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यार साफ साफ दिख रहा है एग्रीमेंट। AGG नहीं होता है, एक जी होता है उसमें एग्रीमेंट में। आर्बिट्रेरी होता है बेटा रैंडम, जिसको कहोगे, मतलब जो कोई सिस्टमैटिक, कोई नियम कानून से परे हो, वो आर्बिट्रेरी होते हैं। और कॉन्विक्शन का दो मतलब है, एक तो होता है फेथ और दूसरा होता है प्रूविंग दैट समवन इज गिल्टी। इसे किसी व्यक्ति का अगर कन्विक्शन हो जाए तो इसका मतलब है कि वो दोषी करार दिया गया है। अगर मैं कहूं मेरा कन्विक्शन ये कहता है कि ये अच्छा करेगा लाइफ में, इसका मतलब विश्वास, फेथ या भरोसा जिसको कहोगे, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ को आप कहोगे कन्विक्शन।
नेक्स्ट आओ, ऑन द बॉल, इसका ईडियम का मीनिंग क्या है, ध्यान से देखो। ऑन द बॉल का, बेटा जब ऑन द बॉल का मतलब होता है, इसका मतलब हो गया डूइंग अ जॉब इन अ क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर। याद रखना, ऑन द बॉल का मतलब है, अब ऐसे फील करो, मैं आपको सीधा सही तरीका बताऊं इसको फील करने का। अगर आप किसी सर्कस में किसी हाथी को या किसी को व्यक्ति को एक बॉल के ऊपर करतब दिखाते हुए देखे हो, तो देखोगे वो बॉल लुढ़क रहा हो, जल्दी जल्दी वो भी चलता है ताकि बॉल लुढ़के भी तो वो साथ में ना लुढ़के, है ना। तो और कॉम्पिटेंट तो होते ही है क्योंकि बॉल पे चलना, समझ सकते हो। तो ऐसे फीलिंग करो, ऑन द बॉल, एक तो जॉब क्विकली कर रहा है और बहुत कॉम्पिटेंट भी है। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम। तो आप कोई भी चीज को इमेजिन करके करो ना, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, माई स्टूडेंट्स हैड एक्सपेक्ट गाइडेंस फ्रॉम माई एंड। या क्या है एक्सपेक्ट गाइडेंस, मैं ये कह सकती हूँ माई स्टूडेंट्स हैड एक्सपेक्टेड गाइडेंस, क्योंकि हैड लगा रहे हो तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। एक्सपेक्टेड गाइडेंस फ्रॉम माई एंड, कि मेरे तरफ से उनको गाइडेंस मिलेगा, मेरे स्टूडेंट्स ने ये एक्सपेक्ट किया था। या फिर मैं सीधा कह दूं माई स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड गाइडेंस फ्रॉम माई एंड, या फिर ये कह दूं माई स्टूडेंट्स हैड एक्सपर्ट गाइडेंस फ्रॉम माई एंड, मतलब एक्सपर्ट गाइडेंस उनको मिला मेरे तरफ से। लेकिन यहां पे अगर हम सीधा सीधा टेंस के अकॉर्डिंग सोचे ना, तो हैड के बाद V3 आएगा, और नहीं तो सीधा सिंपल पास्ट टेंस लगा दो ना, एक्सपर्ट एक्सपेक्टेड लगा दो, हैड हटा के सेकेंड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आओ, कैपेबल ऑफ बीइंग बेंट और पुल्ड इनटू डिफरेंट शेप्स। बेटा याद है आपको, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल होते हैं जिनको पतले शीट्स में बनाया जा सकता है, डक्टाइल होते हैं जिसको खींच के लंबा तार बनाया जा सकता है। क्योंकि वो कैसे होते हैं, वो बहुत ही लचीले होते हैं। अब आओ, इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें जो वर्ड है ना लीथ, बेटा लीथ का मीनिंग वही है जो है लिसम का मीनिंग। ये दोनों का दोनों सिनोनिम है, और ये दोनों का सिनोनिम है फ्लेक्सिबल, एजाइल, लचीला। तो जो चीज लचीला हो उनको भी तो पुल किया जा सकता है डिफरेंट शेप में, लेकिन जानते हो इन दोनों को प्रॉब्लम ये है कि जो लिसम है ना, वो आप जनरली किसी की बॉडी में लचीलापन हो उसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट आओ, विलोई, ये होते हैं बेटा टॉल, इन, बहुत दुबला, लंबा, एंड ग्रेसफुल, मतलब देखने में बहुत सुंदर हो, ग्रेसफुल लगे, आकर्षक भी लगे, और उसमें एक ग्रेस दिखाई दे आपको, है ना, पतली दुबली लंबी सी, ग्रेसफुल। ठीक है, देखो ये विलोई का मीनिंग टॉल, थिन एंड ग्रेसफुल। नेक्स्ट आओ, he didn't eat a single morsel, इसको हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में बनाना है। बेटा didn't eat, जैसे देखा सिंपल पास्ट टेंस याद है, was were plus V3, हम was were plus V3 ढूंढेंगे। was were plus V3 नहीं है, was were plus V3 के पहले being भी लगा दिया, ये भी गलत हो गया। हमारा बस यही आंसर, आपको पता है ना, सब्जेक्ट प्लस V2, was were प्लस V3। जैसे हम पास्ट टेंस देखे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हमें सीधा was were प्लस V3 ढूंढना था, एक ही में मिला बस। ठीक है, नेक्स्ट, माई टीचर एक्सेप्टेड माई एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट। बेटा एंटोनिम एक्सेप्ट का रिजेक्ट होता है, कितना आसान पूछा यार, CGL के पेपर में कम से कम ढंग का पूछे नहीं। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना। नेक्स्ट आओ, a large cage building or enclosure to keep birds। बेटा आपके vocab 3 में ये वर्ड था एवियरी, मैंने बताया था एवी का मतलब बर्ड होता है, तो एवियरी जहां बर्ड्स रखे जाते हैं। बरो तो होते हैं बेटा वो जो गड्ढे बना लेते हैं ना, खरगोश वगैरह देखते हो ना, है ना, उसको कहते हैं बरो। तो याद रखना कि बरो का मतलब हो जाएगा
वो खोद के बनाए रखते हैं होल, एक होल बना देते हैं इन द ग्राउंड। और इनको बनाते कौन है? मेड बाय रैट्स, रैबिट्स एटसेट्रा। एपियरी, उसी वो कैप 3 में एपियरी भी है। मैंने बताया था एपी का मतलब होता है बीज, तो ये एपियरी होता है जहां पे बर्ड्स नहीं बीज रखे जाते हैं, यानी मधुमक्खी पालन किया जाता है, वेयर बीज आर रियर्ड, मधुमक्खी पालन किया जाता है। एंड डॉर्मेट्री, जनरली आप हॉस्टल्स में देखोगे बड़ा सा रूम जिसमें बहुत सारे बेड्स लगे होते हैं, है ना, 2 रूम सेट और 3 रूम सेट वाली बात नहीं होती वहां पे। क्या है यहाँ पे? अ लार्ज रूम with a number of beds. Dormitory, a large room with a number of beds. देखो next up, disability was viewed as God's retribution for wickedness in the past. retribution का मतलब होता है सजा, wickedness का मतलब जो पाप है, वो दोष, पापी विकेड होते हैं, है ना, यानी कि बदमाश लोग। तो माना जाता था कि डिसेबिलिटी जिसमें है, इसका मतलब भगवान किसी पास्ट के गलत कर्मों का सजा दे रहा हो। देखो, पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, रिवेंज का मतलब बदला। ठीक है, समझ में आया? जैसे आजकल हमारा कानून जो है महिलाओं के मामले में खासकर रेट्रीब्यूटिव हो गया है ना, क्योंकि अब सजा दी जाती है, अब ये नहीं कि आपको सुधारा जाएगा। I was very excited about my new assignment. I sent the email without the required attachment. What have I done? आपने jump the gun किया है। अब ऐसे सोचो, आप इतने हड़बड़ी में हो, इतने एक्साइटमेंट में हो कि अभी रेस होना शुरू होने वाला है, और अभी गन, आपको पता है ओलंपिक वगैरह में देखते हो ना, गन चलता है, उसके सब दौड़ते हैं, है ना। अभी अब गन चला ही नहीं है और उसके पहले तुम दौड़ गए, तो आपने क्या किया? जंप द गन किया, है ना। समझ में आया? अगर आप पैर को शेक करते हो तो आप समझते हो, आप ऐसे भी रेस में देखोगे जो खिलाड़ी रहेंगे वो पैर को ऐसे ऐसे करके झटका देंगे, है ना, शेक द लेग, इसका मतलब टू मेक अ स्टार्ट, शुरुआत कर रहे हैं आप। as swift as an eagle, बेटा ये आप उसमें करते हो, जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, एपिटेमी, उत्कृष्ट उदाहरण, as swift as क्या? an arrow, lightning, eagle, इसका मतलब बहुत ही फुर्तीला, बहुत फुर्तीला। एंड टेस्ट द वाटर, जैसे कभी नहाने जाते हो तो क्या करते हो, भले कोई स्विमिंग पूल में जा रहे हो तो भले पैर से पानी को टेस्ट करते हैं, भाई ठीक है ना, उतरा जा सकता है कि नहीं। इसका मतलब कोई काम शुरू करने से पहले आप उसको एक बार पब्लिक के बीच में ओपिनियन टेस्ट कर रहे हो कि भाई क्या ये काम करने लायक है कि नहीं। जनरली यही होता है जब कोई बिजनेस करने आते हैं ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो पहले उसके कुछ सैंपल्स निकालते हैं और देखते हैं लोगों का रिएक्शन क्या है उसमें, है ना, वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो ये आ जाओ। ठीक है, द विलेजर्स केप्ट द डैश आउट टू कलेक्ट द रेन वाटर। बेटा ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ये होगा क्रूज, क्योंकि ये वेसल होता है क्रूज। ठीक है, ये जो क्रस होता है ना, ये हमारा पैर होता है फ्रॉम
पार्ट ऑफ लेग फ्रॉम नी टू फुट, ये होता है। और ये जो क्रूज होते हैं ना, ये क्रू तो होते हैं जो पीपल काम कर रहे होते हैं किसमें, शिप में या एयरक्राफ्ट में, है ना। स्टाफ ऑफ अ शिप और एयरक्राफ्ट। एंड क्रूज इसमें है ना, जर्नी बाय शिप होता है, विजिटिंग प्लेसेस। क्रूज में जब आप जाओगे तो पता क्या होगा, वो एक जर्नी होगा बाय शिप विजिटिंग प्लेसेस, ये होगा। खाली जर्नी बाय शिप होता तो वॉयज होता, खाली जर्नी बाय शिप होगा तो वॉयज होगा। ठीक है, हाँ ये देख लो ना। सेकंड ये है वही वेसल्स, खासकर स्मॉल वेसल्स जो होते हैं टू कलेक्ट वाटर एंड ऑल, उसको कहते हैं CRUSE। ऐसे लिखो, स्मॉल वेसल बोला है ना, वही लिखो। छोटा बर्तन पानी वगैरह इकट्ठा करने के, ठीक है बेटा। इंग्लिश के लिए तो मैं हमेशा सजेस्ट कर रही हूँ आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है आपको तो आप गोल्डन बुक ले लो, इसमें सारा आंसर मैंने करेक्शन किया हुआ है। बेटा कर्स यहाँ पे नहीं है ना, देखो कर्स यहाँ पे कहाँ है, CURSE तो है ही नहीं। द वर्कर्स हैड ईटन, पैसिव वॉइस में करना है तो हैड बीन ईटन मुझे ढूंढना था, हैड बीन ईटन सिर्फ एक ही में है। परफेक्ट में BEEN को भूलना नहीं, BEEN दो में तो है लेकिन हैड था, देखो। नेक्स्ट आओ, अरेंज करना है इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए। बोथ रतन एंड मोती वर आइडलर्स एंड डिड नॉट वर्क, बिल्कुल बेकार थे, काम नहीं करते थे। Their wives had introduced order and industry in the house. Okay. Ratan and Moti's wives would work hard and would earn the bread for their family. This made them lazier. Okay. Lazier तो इसके कारण हो गई क्योंकि यही काम करती थी, ठीक है। यानी कि शुरुआत तो A से होना चाहिए और C के बाद D होना चाहिए। देखो तो कोई है इसमें से कोई फिट हो रहा है, देखो तो C और D एक साथ होना चाहिए 14 का, बताओ कोई ऐसा जहां पे C के बाद D होना चाहिए। शुरुआत A से होना चाहिए, A से शुरुआत यहां पर है और यहां पर है, लेकिन C के बाद D होना चाहिए। C के बाद D यहां है लेकिन यहां C के बाद D नहीं है, C के पहले D है। बेटा दिस मेड देम लेजियर, क्या लेजी बना दिया उसको, कि भाई दोनों काम करके आमदनी करके लाती थी, इससे वो लेजी बन गए। ठीक है, बीच में अगर कोई और लाइन आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन C के बाद D होगा और A से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि रतन एंड मोती क्या थे, इनका इंट्रोडक्शन इस लाइन में हो रहा, इसीलिए हम सिर्फ इन दोनों को ही देखेंगे और एक चीज चेक करेंगे कि अगर A से 2 है तो कोई बात नहीं, दोनों सही है, लेकिन C के बाद D आना चाहिए जहां पे ये फिट नहीं हो, इसीलिए आंसर इज 4। नेक्स्ट आओ, द इन्वेस्टमेंट स्कीम हैड बीन अ स्कैम ऑल अलोंग। स्कैम का मतलब स्विंडल यानी कि गबन, धोखा, है ना। एक स्कैम था, गबन था। स्कैम बहुत कॉमन सा वर्ड है, स्विंडल नहीं है कॉमन, इसीलिए दोनों का सिनोनिम याद रखना, दोनों का मतलब है जालसाजी, गबन, पैसे का हेरा फेरी। अच्छा, फिर से सेंटेंस अरेंजमेंट में आ गए। द फर्स्ट इज द हर्बलिस्ट। द फर्स्ट इज, द फर्स्ट का मतलब हो गया सेकंड भी कोई होगा, यस, द फर्स्ट, द सेकंड एंड
हर्डली, मेरा तो काम ही खत्म हो गया। ए डी और सी, एडीसी, एडीसी यहां पर ठीक है, एडीसी। अब जरा देखते हैं, ओवर द इयर्स आई हैव कम टू डिस्टिंग्विश 3 टाइप्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। हो गया काम मेरा खत्म। पहले ही उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की बात कही, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी बी से शुरू एडीसी। जैसे मैंने देखा ना द फर्स्ट, मुझे लगा अच्छा द फर्स्ट है तो द सेकेंड भी होगा, द थर्ड भी है, मजा आ गया, खत्म मामला। देखो नेक्स्ट आओ, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट स्पेलिंग्स। करेक्ट स्पेलिंग्स चाहिए। राहुल वॉज अशेम्ड ऑफ बिहेविंग का स्पेलिंग गलत है, यहां भी गलत है, यहां भी गलत है, यहां सही हो गया, खत्म। ठीक है, देखो नेक्स्ट आओ, वन ऑफ दीज बॉक्सेस हैज होगा, वन ऑफ द बॉयज हैज, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब। ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कराया हुआ है। नेक्स्ट आओ, द हंटर्स ड्रू हिज बो but only managed to sever the paw of the wolf before the wolf ran off। wolf भागा उसके पहले उसका सिर्फ पैर ही सेवर कर पाया। सेवर का मतलब होता है बेटा काट के, झटके से काट के अलग कर देना। अब हमें क्या चाहिए, सिनोनिम चाहिए बेटा। जॉइन, मिक्स और बाइंड, ये तीनों तो एंटोनिम हो गया। रेमिफाई होगा, इसका मतलब होता है ब्रांच आउट। कोई चीज को 2 टुकड़ों में काटोगे तो ब्रांच आउट तो कर ही जाएगा वो, ठीक है। सेवर का बाकी तीनों एंटोनिम है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहां पे आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल रहे हो, देख लो। नेक्स्ट, द ओल्ड पोर्ट वॉज अबंडेंट। बेटा अबंडेंट का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है। उसका एंटोनिम क्या होगा, केप्ट। अबंडेंट का सिनोनिम क्विट हो सकता है, ठीक है, क्लियर। रश, जैसे रश ड्राइविंग होता है बहुत ज्यादा तेजी से, ठीक है ना, लापरवाही से। नेक्स्ट आओ, अरे अब हम लोग लास्ट पोर्शन में पहुंच गए एंड दैट इज क्लोज टेस्ट। बेटा इस सेशन को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस जो आज मैंने करवाया है उसको शेयर कर लो। इसके पहले मैंने 16 टेस्ट पेपर डिस्कस करा चुकी हूं मैं, आप उनको भी देख सकते हो जो भी आज नए पहली बार आए। द रॉन्ग, शिवानी, हाँ मंडे नहीं बेटा, मंडे को तो शायद जन्माष्टमी है, ट्यूसडे से ऑनलाइन क्लास है आपकी। नेक्स्ट आओ, द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ डीप रिसेशन। बहुत अधिक रिसेशन से वर्ल्ड जा रहा है। At such a time, one thing we need in abundance At such a time, one thing we need in abundance is jobs for the semi-skilled and unskilled। कहा है कि वर्ल्ड में जो रिसेशन है बहुत ज्यादा है, इस समय हमें जो abundance में चाहिए वो ऐसे जॉब्स चाहिए जो सेमी स्किल्ड हो और अनस्किल्ड हो। यानी बहुत स्किल वाले जो लोग होते हैं यार, उनको तो ऐसे ही जॉब मिल जाता है, ठीक है ना, लेकिन अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड को जॉब मिलना मुश्किल है, वही हमें चाहिए ज्यादा। दिस इज द ओनली वे इन विच इक्वल डैश ऑफ वेल्थ कैन टेक प्लेस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। आपको पता है जो हमारा सोसाइटी है, जैसे इंडिया सोशलिस्ट कंट्री है, यहाँ हमारी कोशिश होती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ दे। अब जो लोग टैलेंटेड होंगे, जिनके पास स्किल होगा, वो ऑब्वियसली बहुत अधिक कमाई कर लेगा, लेकिन जो अनस्किल्ड है, जो सेमी स्किल्ड है, जो जिनको ज्यादा कुछ नहीं आता, अब उनके हाथ में बिल्कुल पैसा नहीं दोगे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहां से हो पाएगा। तो इसलिए सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड को काम देना बहुत जरूरी है, तभी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा। द हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज आइडियली पॉइज्ड टू ऑक्यूपाई दिस पोजिशन। पॉइज मतलब होता है बेटा प्लेस्ड। बहुत सही तरीके से हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, क्योंकि हेल्थ केयर में आपको बहुत स्किल्ड तो डॉक्टर्स चाहिए जो बहुत कम होते हैं, लेकिन सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड बहुत लोग चाहिए, है ना, जैसे बाकी सारे जो छोटे मोटे काम होते हैं। अब क्या है आगे देखो, द आईटी इंडस्ट्री हायर्स पीपल फ्रॉम द अपर मिडिल स्ट्रेटा एंड रिच फैमिलीज। आईटी पढ़ने वाले लोग पैसे वाले ही होंगे, यूजुअली इंजीनियर्स,
Dash the healthcare industry hires nurses to the tune of 80% of jobs created from the lower economic strata. बेटा ये दोनों उलट बात है. आईटी इंडस्ट्री हायर स्ट्रेटा और नर्सिंग जो है लोअर स्ट्रेटा से आते हैं. तो बेटा ये दोनों अगर उलट बात है तो वेरास होगा ना. वेरास का मतलब हो गया जबकि. ये 80% ऐसे नर्सेस होती है जो बिल्कुल लोअर इकोनॉमिक स्टेट ऑफ द सोसाइटी से आती है. ग्लोबल हेल्थ केयर इज अ 4.5 ट्रिलियन रुपी इंडस्ट्री. अब इतना बड़ा इंडस्ट्री है. सेकेंड ओनली टू द एग्रो इंडस्ट्री. एग्रो इंडस्ट्री के तुरंत बाद हेल्थ इंडस्ट्री आता है. ऑफकोर्स सबको हेल्थ में आपको डॉक्टर्स एंड नर्सेस की जरूरत जिंदगी में कभी ना कभी तो पड़ती है. इवन देन हेल्थ केयर डैश ओनली 8% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. और हम देखो सबको जरूरत है लेकिन ये रीच कर पाता है सिर्फ 8% लोगों तक. यानी बाकी लोग यहां तक कि बच्चे भी घर में पैदा कर रहे हैं बिना किसी हेल्थ केयर का. यानी सिर्फ 8% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन तक ये पहुंच सकता है. पॉलिसी मेकर्स शुड लुक एट द हेल्थ केयर इंडस्ट्री एज नॉट ओनली एन इंडस्ट्री विच एड्रेसेस पेन but also as one which can dash the economy, which can influence the economy. Impede का मतलब होता है रोकना. अब ये रोकेगा थोड़ी. ये तो इंडस्ट्री 4.5 ट्रिलियन रुपी का इंडस्ट्री है. तो ये ठीक है हमारी सेवा करता है, हमें पेन से रिलीफ देता है, ठीक है. लेकिन इकोनॉमी को भी बूस्ट करता है. इस नजरिए से भी इस इंडस्ट्री को देखना चाहिए. The last century was driven by machines that addressed human toil. Toil का मतलब होता है बेटा मेहनत. And it is strongly believed that this century will be driven by healthcare. जो हमारा बीता हुआ सेंचुरी है उसमें पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था. यानी इंडस्ट्रीज फैला था. लेकिन आप समझो कि इंडस्ट्रीज के बाद जो नेक्स्ट हमारा सेंचुरी आ रहा है दैट इज ऑफ हेल्थ केयर. ठीक है. This, however, will only happen if policy makers make a conscious effort to dash the right policy in place soon. लेकिन ये तभी हो पाएगा अगर हमारे जो कानून बनाने वाले पॉलिसी मेकर्स है वो एक कॉन्शियस यानी कि एकदम बिल्कुल जाहिर तौर पे जिसको कहोगे कि बिल्कुल अवेयर होके एक एफर्ट डाले टू डैश द राइट पॉलिसी, to design the right policy या to put the right policy in place. बेटा जब याद रखना in place है तो put in place होता है. फिर design in place नहीं होगा, फिर put in place होगा. यानी कि हमें ऐसे phrases भी याद रखने पड़ेंगे. put in place का मतलब हो गया कि उसको उसके स्थान पर रखना जिस स्थान को उसको होना चाहिए. ठीक है, समझ में आया? चलो बेटा, बहुत अच्छा लगा. आज मैंने बहुत दिनों बाद क्लास लिया. हालांकि बीच में हम लोग के साथ बहुत सारी समस्याएं आ रही है मुखर्जी नगर में. यहाँ पे धीरे धीरे सारे जो इंस्टीट्यूट्स है इनको यहाँ से शिफ्ट कराने की प्लानिंग की जा रही है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स है उसका पालन नहीं हो पा रहा है. तो हर चेंज के पहले जो एक उथल पुथल उस सेक्टर में होता है वो इस सेक्टर में भी हो रहा है. एनीवे, होप फॉर द बेस्ट. हम लोग बहुत अच्छी जगह मूव करेंगे जहाँ पे हम बच्चों को बहुत प्रॉपर एनवायरनमेंट दे सके, जहाँ पे वो पूरा सेफ रहे एंड सिक्योर रहे. केडी कैंपस आपको सिर्फ पढ़ाता ही नहीं है, आपका ख्याल भी रखता है. लेकिन इस समय थोड़ा सा हमें अपने ऑफलाइन वाले बच्चों से सहयोग की उम्मीद है जो वो ऑफकोर्स दे रहे हैं और बहुत हमारे साथ दे रहे हैं वो. लेकिन आपको पता ही है कि हर सुबह के पहले अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है. तो अभी मुखर्जी नगर की हालत वही है. एनीवे, थैंक यू सो मच. आपसे कल रात को फिर मुलाकात होगी दूसरे टेस्ट पेपर के साथ. थैंक यू. चलो आज हम नेक्स्ट टेस्ट पेपर करते हैं. वो है 18 नंबर टेस्ट पेपर और ये हुआ था एग्जाम 20 तारीख को. 20/7/2023 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो. मीनाक्षी स्वीप्स द बॉल excellently when she dash an off spin delivery. बिल्कुल एक्सेलेंट तरीके से उसने स्वीप किया बॉल को when she dash an off spin delivery. ध्यान से देखो बेटा, स्वीप से that means it is a present tense. So मुझे प्रेजेंट टेंस ही रखना पड़ेगा.
वो इसका रूटीन बता रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने एक बार मारा है, बल्कि वो बहुत बढ़िया स्वीप करती है जब भी उसे ऑफ स्पिन बॉल मिलता है तब, यानी कि स्वीप्स है तो गेट्स होगा। प्रेजेंट टेंस है दोनों, देखो। नेक्स्ट आओ, her mother always encouraged the idea of early marriage. उसकी माँ हमेशा encouraged करती थी। आपको एंटोनिम देना है encouraged का, बहुत ही आसान है यार, discouraged। encouraged का सिनोनिम अगर होता तो motivated, supported दोनों होता। cheer का मतलब होता है बेटा जैसे खुशी मनाना, कोई चीज किसी को जैसे अच्छा खेलता है कोई, क्राउड cheer करता है ना। नेक्स्ट आओ, एपैथी। बेटा एपैथी एंटोनिम है एम्पैथी का, सिंपैथी का। जब आपको मतलब नहीं है यार, भाड़ में जाए मुझे क्या मतलब है, वो एपैथी होता है जिसको कहते हैं हम इनडिफरेंस, मतलब नहीं रखने वाला रवैया। इसका सिनोनिम मैंने नॉनशैलेंट, इनसोसिएंट, ये दोनों दिया हुआ है पहले से। एम्पैथी मैंने कहा कि जब आपको किसी से थोड़ा सा सिंपैथी टाइप का होता है, दैट इज सिंपैथी। एम्पैथी थोड़ा डिफरेंस है लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। एवर्जन तो डिसलाइक होता है, जब आपको कोई चीज एकदम नापसंद हो तो डिसलाइक, एवर्जन। एंड हॉस्टिलिटी इज दुश्मनी, जिसका मैंने आपको सिनोनिम लिखाया था एनमिटी, एनिमोसिटी, है ना, दुश्मनी। नेक्स्ट आओ, टू फेस द म्यूजिक का आपको मीनिंग पूछा है इडियम का। बेटा बहुत ही आसान है, इसका मतलब है कि कुछ भी जैसे आपने जो किया है उसका नतीजा भुगतना। इसका मतलब हो गया टू बेयर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रॉन्गफुल एक्शन। ठीक है, नतीजा भुगतना जिसको कहते हो। नेक्स्ट आओ, ये हमें एक्टिव वॉइस में दिया है, नहीं एक्टिव वॉइस बनाना है इसका। जब भी हम वॉज बीइंग प्लस V3 देखते हैं, बीइंग देख के हम समझ में आ जाता है कि वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, वर्ब आईएनजी फॉर्म में है। मैंने क्या कहा, हम देख के समझ जाते हैं कि वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, वर्ब आईएनजी फॉर्म में। ये दोनों सही है क्योंकि बाकी वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं है। एंड वॉज वर है यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो वॉज वर प्लस V1 आईएनजी, आंसर ये होगा। वॉज बीइंग, बीइंग देखा समझ में आ गया, वर्ब आईएनजी फॉर्म में, दो ऑप्शन ऐसे कट गया। और वॉज था यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस तो ये होगा, वॉज वर प्लस V1 आईएनजी। देखो नेक्स्ट आओ, रैपिड मे बी रिप्लेस्ड बाय। रैपिड वर्ड को हम किस वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, स्पीडी से रिप्लेस कर सकते हैं। एंटोनिम पूछता तो हम ग्रेजुअल से रिप्लेस करते हैं इसको। लेजिटिमेट मींस क्या होता है, लीगल होता है ना। इलेजिटिमेट का मतलब होता है इलीगल, जिसको कहोगे नाजायज। लेजिटिमेट लीगल हो गया। आर्टिस्टिक, जिसमें आर्ट दिखे वो आर्टिस्टिक है। नेक्स्ट आओ, हमें एक पैराग्राफ बनाना है। He used to commit one theft a year. He chose the house at Shotover Grange. He found that the family had gone to London. He hoped to find 15,000 pounds worth of jewels. बेटा ये तीनों एक साथ सही है क्योंकि उसने पहले एक हाउस को चुना और he studied the design of the house carefully for fortnight. एक 15 दिन के लगभग उसने उसको चुना, हाउस को, फोर्टनाइट तक उसको स्टडी किया। उसने पाया कि फैमिली बाहर गया हुआ लंदन, और उसको उम्मीद थी कि 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल उसको मिल जाएगा। यानी BCD एक साथ आना चाहिए। एंड रिमेंबर वन थिंग, ही यूज्ड टू कमिट वन थेफ्ट अ ईयर ऑन एवरेज, यानी कि ये जो ए है, ये ए या तो शुरुआत में होगा या तो अंत में होगा। पंगा क्या है, सबसे बड़ी बात कि शुरुआत में और अंत में आपके पास तीन ऑप्शन आ गया। चलो इस तरह से देखा जाए तो इसको तो हम काट सकते हैं, लेकिन सबसे पहले देखो, आप पहले किसी हाउस को चुनोगे और बताओगे कि हाँ हाउस को क्यों चुना है, क्योंकि फैमिली उसकी बाहर गई थी, सर्वेंट्स मूवी गया था, और उसके बाद 15,000 पाउंड्स जो है 15,000 पाउंड्स वो पाने की उम्मीद कर रहा था। यानी BCD
एक साथ होना चाहिए इसमें, क्योंकि बी के बाद सी और सी के बाद डी, ये फीलिंग आएगी। ठीक है, बी सी डी एक साथ होना चाहिए। बेटा सबसे बड़ा पंगा एक और है, बी सी डी और बी सी डी दो है, ये देखो। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि भाई ये दो दो ऑप्शन सही, अब मैं क्या करूं? सबसे पहले देखो, ही यूज टू कमिट वन थेफ्ट ईयर ऑन एवरेज, द स्टोलन मनी लास्टेड फॉर द ईयर। ठीक है, ये जो ए है ये शुरुआत में भी आ सकता था, ये अंत में भी आ सकता था। एसएससी को इस तरह से ऐसे क्लोज ऑप्शन नहीं देने चाहिए थे। बी के बाद सी, सी के बाद डी, बी सी डी हो गया, बी सी डी इसमें भी हो गया। और ए जो है बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड, वो शुरुआत में और अंत में दोनों तरफ हो सकता था। इसीलिए ये क्वेश्चन में गलती करने की संभावना ज्यादा है। हालांकि आंसर एसएससी ने ये दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगेन इसको ध्यान से देखो। Chronic infections such as typhoid, chickenpox, and others, for example, a factor contributing to the rapid rise of the population in recent year has been the drop in the death rate. Because of medical breakthrough, the death rate has decreased. In 2001, the death rate in India was approximately 8.5 thousand people. आप देखो ध्यान से, a factor contributing to the rapid rise of population जो है, it is because death rate कम हो गया है। हम 20 से शुरुआत करेंगे। आप कहोगे क्यों? क्योंकि बेटा डेथ रेट क्यों गिर गया है, उसके बारे में यहां पर दिया है, उसके बारे में यहां पे दिया है कि भाई अब क्रॉनिक इन्फेक्शन से, टाइफॉइड, चिकन पॉक्स वगैरह से कोई नहीं मरता है, क्योंकि मेडिकल ब्रेक थ्रूस ऐसे बिल्कुल सक्सेस मिले हैं मेडिकल लाइन में, जिसके कारण ये क्रॉनिक इन्फेक्शन से अब किसी को डेथ नहीं होता जो पहले होता था। यानी ये तीनों डेथ रेट क्यों कम है और डेथ रेट कितना वो बता रहा है। लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों किया है, उसका एक फैक्टर जो है उसके बारे में उसके बाद डिस्कशन होगा ना। पहले तो मैं फैक्टर बोलूंगी, फिर डिस्कशन क्यों हुआ वो बोलूंगी। दिस मीन्स शुरुआत तो बी से होना चाहिए। बेटर है कि हम इस तरह के ऑप्शंस दे जहां पे या तो शुरुआत में खत्म हो जाए, या फिर सेकंड ऑप्शन, सेकंड में जाते जाते हमें समझ में आ जाए कि आंसर क्या होगा। यहां सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या थी इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कि उन्होंने दो बहुत सिमिलर ऑप्शंस दे दिया था। यहां तो सबसे अच्छा है, पहले में खत्म हो गया हमारा। नेक्स्ट आओ, मनीषा इज अ बिलीवर ऑफ फेट। फेट का मतलब होता है बेटा किस्मत, भाग्य। बिलीवर ऑफ फेट जो होते हैं वो फेटलिस्ट कहलाते हैं, भाग्यवादी, जो किस्मत पर भरोसा करते हैं, जो साधु सन्यासी ज्योतिषी के पास बार बार जाके अपनी कुंडली दिखाते हैं। मिनिमलिस्ट बेटा मिनिमम में काम चलाने वाले मिनिमलिस्ट होते हैं। अगर आप कहोगे भाई मेरा तो बस 2 रोटी में चल जाता है काम, मैं बहुत ज्यादा चीजों का शौकीन नहीं हूं, तो आप क्या, आप मिनिमलिस्ट हो। मिनिमम में जो काम चला लेते हैं, मिनिमम चीजों में ही रह लेते हैं, वो मिनिमलिस्ट है। सोशलिस्ट समाजवादी, सोशलिस्ट जो समाज को पसंद करता है। ठीक है, एंड कैटलिस्ट आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, जो रिएक्शन में या तो उस रिएक्शन को बेहतर बनाने के लिए, या तो रिएक्शन को फास्ट बनाएगा, चाहे रिएक्शन को स्लो करेगा ताकि अच्छे से रिएक्शन हो सके। कैटलिस्ट रिएक्शंस में हेल्प करते हैं, जो केमिस्ट्री का वर्ड है। नेक्स्ट आओ, पैसिव वॉइस में बनाना है। मिस डॉक्टर जॉयस इज स्टडिंग, जैसे इज प्लस V1 ING देखेंगे, हमें V1 ING देखते ही समझ में आ जाएगा कि हमें बीइंग चाहिए। V1 ING देखते ही समझ में आना चाहिए बीइंग चाहिए। और इज है तो बेटा इज वॉज में कन्वर्ट नहीं होता, इज में ही रहेगा। देखो पैसिव वॉइस जब क्लास में करवाते हैं तो आप उसको चेंज करते हो तो टाइम लेता है। एग्जाम में, सीपीओ के एग्जाम में तो ये बहुत बढ़िया है। उसका रीजन क्या है कि आप इमीडिएटली आप उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप सिर्फ ऑप्शन से करते हो। इसीलिए 47 क्वेश्चन जो आते हैं सीपीओ मेंस में, वो हार्डली 10 मिनट के ऊपर कभी टाइम ही नहीं लिया है। नेक्स्ट आओ,
एरर निकालना है आपको। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। देखो ध्यान से बेटा, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है और इस कहावत में कोई गलती है भी नहीं, क्योंकि क्या कह रहा है कि आप मूर्ख बना सकते हो कुछ लोगों को हर समय, सभी लोगों को कुछ समय के लिए, लेकिन सभी लोगों को सभी समय के लिए आप मूर्ख नहीं बना सकते। ये प्रसिद्ध कहावत है। इसमें हमने जब कोशिश किया निकालने का कोई मिस्टेक, तो मुझे कोई मिस्टेक तो दिखा नहीं, क्योंकि कहावत ही इतना फेमस है कि आप एकदम तुरंत देख सकते हो। कैन के बाद वर्ब का बेस फॉर्म है सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, ऑल द टाइम ठीक है, ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम बिल्कुल सही है, इसीलिए कहीं कोई मिस्टेक ही नहीं है। अगेन पैराग्राफ बनाना है। There are 1.52 billion Aadhaar cards given to the whole population. A financial inclusion program called the Prime Minister Jan Dhan Yojana, PMJDY, makes services like banking, remittance, and insurance accessible to every Indian at a reasonable price. Under the acronym Jan Dhan Yojana for Financial Inclusion, Aadhaar biometric identification and the mobile telecommunication, India is on the verge of a social revolution. Beneficiaries may open an account with no balance. Okay, जब यहाँ बैंकिंग सर्विसेज की बात कर रहा है और हम बैंकिंग सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो ये भी बैंकिंग सर्विस है, ठीक है। अंडर द एक्रोनिम जन धन योजना, यहां पर भी दिया प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना। चलो बी के बाद डी, एक तो मुझे मिल गया बी के बाद डी। अब बी के बाद डी कहां है, कहीं नहीं दिख रहा बी के बाद डी। There are 1.52 billion Aadhaar cards given to the whole population as on February 2019. A financial inclusion program called the Prime Minister Jan Dhan Yojana. This means एक तो सबसे पहले ये क्या है जन धन योजना बेटा, सबसे पहले तो फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम अंडर द प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना। एक तो सबसे पहले ये बी से हमें शुरू होगा लग रहा है। अब आओ अंडर द एक्रोनिम जन धन योजना फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन आधार बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, सबसे पहले तो हो गया कि ये बात कह रहा है बी में कि फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है। दूसरी बात है कि अगर आप आधार की बात करोगे तो आधार बायोमेट्रिक एंड देयर आर इतना आधार कार्ड्स, सी और ए एक साथ आना चाहिए, जो इसमें नहीं आ, सी और ए एक साथ आना चाहिए। बट स्टिल आई कैन टेल यू कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। द रीजन इज इसका कोई भी आंसर प्रॉपर तरीके से हमें नहीं मिल पा रहा है। अब 12 नंबर का आंसर अगर आप एसएससी की बात करोगे तो बेटा एसएससी ने 12 नंबर का आंसर जो दिया है वो दिया है, एक मिनट रुकना, 12 का दिया है सी, 12 का दिया है उन्होंने सी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि सी मैंने बता दिया है कि देखो 3 दिया है, सी और ए, सी और ए दोनों में आधार की बात की गई है, इसलिए सी और ए तो मैंने कहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बी है ना, ये बी एक्चुअली इंट्रोडक्शन दे रहा है जन धन योजना का, इसको शुरुआत में रखना चाहिए। इन्होंने क्या किया है, सी दिया है, फिर ए किया है, ठीक है, बी उसके बाद दिया है, और हमने ये भी कहा था कि बी के बाद डी आ रहा है, बी के बाद डी एकमात्र यहां पर है जो आ रहा है, बी के बाद डी और कहीं है भी नहीं। तो अल्टीमेटली जब मुझे कुछ सेंटेंसेस में जब प्रॉब्लम होता है तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसके बाद यही आएगा, ऑप्शन में देखो कौन सा किसके बाद है। लेकिन देखा जाए तो ये बी बहुत अच्छा स्टेटमेंट था जो शुरू में होना चाहिए था। एनीवे, यहां बैंकिंग और यहां पे विथ नो बैलेंस, ये बी के बाद डी यहां पर फिट हो रहा है। सी और ए दोनों में आधार की बात है, वो यहां फिट हो रहा है, इसलिए ये आंसर एसएससी ने मार्क किया है। देख लो, डिलीजेंट का सिनोनिम क्या है? डिलीजेंट का मतलब होता है बेटा बहुत ही मेहनत के साथ केयरफुल तरीके से कोई काम करना। यहां पे सिनोनिम है तो केयरफुल ही होगा। स्पाइटफुल होता है जैसे ईर्ष्या के साथ, एनवियस कहोगे, है ना।
ऑफुल होता है बहुत ही गंदा, वेरी बैड। फेथफुल होता है लॉयल। ये तीनों मीनिंग देख लो। दे लिव इन द अपार्टमेंट एवर्व आवर्स। बेटा एवर्व का उल्टा बिलो होता है। अब क्या प्रपोजिशन का भी एंटोनिम पूछ रहा है? जो मर्जी पूछो, है ना। Many noticeable people were present at the function। बेटा noticeable वर्ड यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ पे नोटेबल होना चाहिए था। नोटेबल जैसे रेस्पेक्टेड हो गया, ठीक है। नोटिसेबल तो होता है जिसको आप नोट कर रहे हो। नोटेबल का मतलब होता है जो ऐसे लोग जिस पर नजर जाए आपके, जो आप नोट करो, अच्छा ये आए हैं, तो लेवल हो जिनका बहुत अच्छा, वो नोटेबल यानी सम्माननीय। नोटिसेबल तो होता है जिसको आप ध्यान दे रहे हो, है ना, जिस पर नोटिस करोगे कि अच्छा ऐसा कपड़ा पहना है। नोट वर्थी, ये तो नॉट वर्थी है। नॉट वर्थी मतलब के लायक नहीं। और सेलिब्रिटी आप कह सकते हो कि नोटेबल नहीं होता तो सेलिब्रिटी कहते, लेकिन पीपल फिर नहीं लगाते, ठीक है, कि सेलिब्रिटी पीपल नहीं होता, फिर खाली होता मेनी सेलिब्रिटीज वर प्रेजेंट। तो यहाँ पे नोटेबल कह सकते हो जो नोट करने लायक है, यानी कि सम्माननीय, जिस पर ध्यान जाए। द सोवेनियर शॉप, सोवेनियर का स्पेलिंग गलत है, SOU होता है। इसका मतलब होता है SOU होगा। इसका मतलब होता है कोई चीज जो आप मेमोरी के रूप में रखते हो, ठीक है, और आपको मेमोरी के रूप में दिया जाता है, वो सोवेनियर होता है ना। जैसे मेमेंटो कहते हैं, कहीं किसी फंक्शन में देखना, कोई चीफ गेस्ट होगा, सो कोई मेमेंटो दिया जाता है, तो यादगार में रखने वाली चीज। ये स्पेलिंग यहीं पर गलत था, SOUVENIR होता है। बाकी तो कोई स्पेलिंग गलत भी नहीं है। अम्यूजमेंट मतलब मनोरंजन। स्टर अप अ हॉनेस्ट नेस्ट। बेटा हॉनेट होता है ततैया जैसा, होता है ना, पीले पीले, वो एक काटता है यार तो पूरा मुंह सूज जाता है। अब नेस्ट में तुम हाथ डाल के स्टर कर दो, इसका मतलब भिरनी के छत्ते में हाथ देना। दिस मीन्स प्रोवोक ट्रबल, ठीक है। आदिति इज मेटिकुलस बाय नेचर। बेटा मेटिकुलस, मेटी वर्ड मैंने बताया हुआ है अपने 20 शीट्स में। मेटस का मतलब फियर होता है। जब आप डर के कोई काम करते हो ना, तो आप में गलती करने की संभावना कम हो जाती है। वही है एकदम केयरफुल। और हमें एंटोनिम चाहिए बेटा केयरलेस। कंसाइज का मतलब संक्षेप होता है। प्रिसाइज मतलब सटीक होता है। प्रिसाइज का सिनोनिम एक्यूरेट कह सकते हो। कंसाइज का मतलब संक्षेप। नेक्स्ट आओ, अगेन अरेंजमेंट। भाई इस टेस्ट पेपर में तो चार चार अरेंजमेंट है और कंफ्यूजिंग अरेंजमेंट दिया है, देख लो जरा। Swarms have wreaked havoc on crops। किसका swarms भाई, किसका ग्रुप? Since prehistoric times, locusts have caused plagues। अच्छा locust की बात की जा रही है, ठीक है। Traditional methods of control rely on the use of pesticides from the ground or the air। यानी इनको कंट्रोल करने का तरीका बताया गया। Changes in agriculture practice and improved observation of areas where swarms tend to form have lately allowed control measures। देखो कंट्रोल मेजर्स किस तरह से लोकस्ट को कंट्रोल किया जाता है, वो C और D में बताया है, और वो करते क्या है वो A में बताया। शुरुआत B से होगा, शुरुआत B से हो गया, C और D एक साथ होगा, C और D एक साथ होगा, इसमें नहीं है। और उसके बाद लोकस्ट किस तरह से प्लेग कॉज करते हैं, और उसके बाद और क्या प्रॉब्लम कॉज करते हैं, वो यहां पे दिया है। यानी ए और बी एक साथ होगा, ठीक है। बी के बाद ए बिल्कुल सही है, और सी और डी कंट्रोल का तरीका बता रहा है। देख लो सेकेंड ही ऑप्शन हो सकता है। बी के बाद ए, बी में प्रॉब्लम, ए में बताया, और दूसरा प्रॉब्लम सी और डी, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। क्या कहते हैं उसको लोकस्ट को हिंदी में?
जो फसल नष्ट करते हैं, टिड्डे, हाँ टिड्डे के। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इरेज, ठीक है, रेज, सीज का स्पेलिंग गलत है यार, एस, ये आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी वाला का जो एक्सेप्शन था ना, उसका है सीज, ठीक है। इरेज का मतलब हुआ मिटा देना, और ड्रेच का मीनिंग जो रिवर वगैरह होता है ना, उसके बॉटम में जो मड वगैरह होते हैं उसको क्लीन करना। ये सब बहुत मुश्किल से होता है क्योंकि इसमें स्पेशल मशीन लगा रहता है, लगाया जाता है। अब आ जाओ, हम चलते हैं क्लोज टेस्ट में। देखो ध्यान से जरा, द डिजिटल साक्षरता अभियान, अच्छा बहुत पहले साक्षरता अभियान, प्रौढ़ साक्षरता अभियान चलता था, यानी बूढ़े लोगों को पढ़ाने के लिए। अब तो डिजिटल साक्षरता अभियान चल रहा है, देखो। और नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन स्कीम हैज बीन फॉर्मुलेटेड टू डैश आईटी ट्रेनिंग। बेटा जब भी कोई आप एजुकेशन देने की बात करोगे ना, तो वर्ड इम्पार्ट लगाना। मैं कोलोकेशन में वर्ब में ये पढ़ा चुकी हूँ। impart education, impart training to 52.5 lakh persons, including Anganwadi and Asha workers, and authorized ration dealers in all the states dash the country. All the states across the country होगा, मतलब इधर से उधर तक सारे जितने स्टेट्स हैं उनमें, across the country, so that ताकि the non-IT literate citizens are dashed to become, देखो IT लिटरेट बनाने के लिए है ना, जो इलिटरेट है उसको लिटरेट बनाना है, तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है ना, ट्रेन्ड टू बिकम। अगर ट्रेन्ड वर्ड नहीं होता तब मेड टू बिकम होता। So as to dash them to actively and effectively participate in the democratic and developmental process. So as to dash them, so as to के बाद verb का base form आता है। able करना is enable, to के बाद हमें able नहीं लगा सकते, मुझे verb चाहिए। able करना is enable, so as to enable them to actively and effectively participate in the democratic and developmental process and also dash the livelihood। बेटा आप अपने livelihood को earn करते हो, और यहाँ पे also dash the livelihood। अब देखो earn करते हो, livelihood का मतलब होता है आजीविका, यानी कि जिससे आपका खर्चा चले, वो earn करना। बेटा यहाँ earn तो है ही नहीं, तो आप earn जब करने शुरू कर देते हो ना, तो फिर अपने livelihood को आप बढ़ाते हो, है ना, कम कमा रहे हो, फिर अपने ट्रेनिंग लेके क्या करते हो, फिर उससे बेहतर पोजीशन में जाते हो, तो एनहांस करते हो। एक तो अर्न करेंगे, और जब अर्न करना शुरू कर देते हैं तो सब लोग क्या चाहते हैं कि अपनी कमाई बढ़ाएं, तो वो एनहांस करना। देखो बेटा ये रहा हमारा आज का टेस्ट पेपर, ये टेस्ट पेपर नंबर 18 था। नेक्स्ट टेस्ट पेपर में फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, चलो सेट नंबर 19 करते हैं आज हम लोग, और वो सीजीएल का सेट है। इसमें आप देखोगे 20/7/2023 का ये टेस्ट पेपर है। एग्जाम का टाइम था 2:30 से लेके 3:30 बजे। आ जाओ, सबसे पहला देखो, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स, ऑफ कोर्स ये कई बार हम लोग किए हैं, इसका मतलब है बहुत तेज बारिश होना, रेनिंग हेविली, ये रहा आंसर। ड्रिजलिंग का मतलब होता है बूंदाबांदी होना, है ना। यार शावर का मतलब जैसे बारिश होती है ना, तो शावर भी कहलाता है, जैसे आप नहाते हो झरने में तो शावर कहलाता है, लेकिन यहाँ पे हैवी रेन की बात हो रही है। नेक्स्ट आओ,
He was quite violent in his behavior. Quite violent. Violent का हमें एंटोनिम चाहिए बेटा. Violent का एंटोनिम gentle होगा. अगर सिनोनिम पूछता तो एग्रेसिव कहते हैं. सैवेज का मतलब भी क्रूर होता है, अनसिविलाइज्ड होता है. जैसे पहले जमाने में कच्चा मांस ही खा जाते थे लोग, तो अनसिविलाइज्ड होते थे. और क्रेजी का मतलब तो कह सकते हो लाइक थोड़ा इनसेन, मैड टाइप का, है ना. तो वायलेंट का सिनोनिम पूछा है, हमने जेंटल मार्क किया है. नेक्स्ट आओ, हमें एंटोनिम चाहिए अंडरलाइंड वर्ड का. अब वी यूजुअली हैड डैश विजिटर्स ड्रॉपिंग बाय, बट नाउ वी हैव वेरी लेस विजिटर्स. बेटा ये लेस अंडरलाइंड था, ठीक है. अब लेस का हमें क्या चाहिए, एंटोनिम चाहिए. बेटा लेस मतलब कम. टीन मतलब टीन में, अब सोचो ना, अगर मैं कहूं 19 तो कितना टीन है, बहुत सारा टीन है. तो टीन मतलब सेवरल, इसीलिए ये इसका एंटोनिम है लेस का. अगर मैं लेस का सिनोनिम पूछूंगी तो आप कहोगे लेस का मतलब जैसे अ हैंडफुल ऑफ हो गया, मुट्ठी भर, है ना. यहां पे इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त. तो हमें लेस का एंटोनिम चाहिए, वो है अमटीन. नेक्स्ट आओ, द मैन वॉज कन्विक्टेड. बेटा कन्विक्टेड होता है दोषी करार होना, फॉर मर्डर बाय द ज्यूरी, बट ही इज नॉट कमिटेड इट. ये कौन सा टेंस है, तो पैसिव वॉइस लग रहा है, जबकि यहां पे ही जो है ये सब्जेक्ट है और उसने ये मर्डर कमिट नहीं किया था. अब देखो कन्विक्टेड तो हो गया पास्ट में, और मर्डर उसके पहले हुआ होगा ना, तो पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट. बट ही हैड नॉट कमिटेड इट, है ना, क्योंकि पास्ट टेंस का देखो पैसिव वॉइस है वॉज कन्विक्टेड, तो मुझे पास्ट परफेक्ट चाहिए क्योंकि मर्डर करना तो उसके पहले हुआ होगा. ही हैड नॉट कमिटेड इट. नेक्स्ट आओ, Hardik's horoscope says that the stars will be exercised a benign influence on his life. बेटा benign influence यानी कि benign का मतलब होता है बेटा kind, है ना. kind influence प्रभाव डालेगा stars उसके जिस पर, हार्दिक पर. अब सुनो, स्टार्स प्रभाव डालेगा, ये सब्जेक्ट है, तो विल बी थोड़ी होगा, विल एक्सरसाइज होगा. हमें यहां पैसिव वॉइस की जरूरत ही नहीं है. विल एक्सरसाइज यानी कि जो आंसर है वो है 1. क्यों, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि हमें कहां पैसिव वॉइस यूज करना है और कहां पे एक्टिव वॉइस आएगा. क्लियर. Someone who dishonestly pretends to deceive under an assumed name. अब कोई कहेगा भाई मैं जर्नलिस्ट हूं, मेरा नाम सो एंड सो है, अपना कार्ड दिखा दिया और उसको अंदर जाने दिया गया. अंदर जाके उसने किसी को गोली मार दी, पता चला वो आतंकवादी था, वो कोई गुंडा था और उसने रिपोर्टर बन के वो अंदर चला गया. बेटा ऐसे बहरूपिया को हम लोग इम्पोस्टर कहते हैं. इम्पोस्टर होता है बहरूपिया जो दूसरे का रूप धर के कुछ काम करने आ जाए. इमिटेट करने वाला यानी नकल करने वाला इमिटेटर. एक्सप्लोरर जो होते हैं वो खोज करने वाले होते हैं. और इम्बेसिल का मतलब होता है स्टूपिड, बिल्कुल मूर्ख, इडियट. ठीक है, इमिटेटर होते हैं जिसको कहते हैं नकलची बंदर, नकल करने वाले. और एक्सप्लोर करने वाले यानी खोजकर्ता या खोज करने वाले. अब आओ ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा सेंटेंस है वो मुझे ढूंढना है. टुडे इज 6th डे. बेटा हमें पता है एडजेक्टिव में हम पढ़े होते हैं ऑर्डिनल नंबर एंड कार्डिनल नंबर. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सब ऑर्डिनल नंबर है जिसके आगे आर्टिकल द आता है. द सिक्स्थ होना चाहिए था, आर्टिकल द कहा मैंने, द सिक्स्थ.
सी सही लग रहा है, लेकिन एक बार पूरा पढ़ना चाहिए मुझे। टुडे इज द 6th डे ऑफ अवर वर्कशॉप, ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर हाईली एंथुसियास्टिक। हमारे वर्कशॉप का 6ठा दिन है और सारे जितने भी लोग इसमें भाग ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा उत्साह से भरे हुए हैं। सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, इसीलिए सी आंसर होगा। Was the conference not attended by them? हमें इसको एक्टिव वॉइस में बनाना है बेटा। was were प्लस V3 ये सीधा बताता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस चाहिए मुझे, और वो भी क्वेश्चन वाला। जब क्वेश्चन बनाते हैं तो डिड प्लस V1 लगता है, यानी हमें डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाला चाहिए। डिड दे नॉट अटेंड द कॉन्फ्रेंस, देखो। Was the beggar not being beaten, इसका भी एक्टिव वॉइस चाहिए। was प्लस being दिख गया, यानी कि being कॉन्टिन्यूस है। was बता रहा है कि हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस के एक्टिव वॉइस में हम यूज करते हैं सब्जेक्ट was were प्लस V1 ing। सब्जेक्ट was were प्लस V1 ing। was not नहीं भाई, नॉट ऐसे उठ के सब्जेक्ट के आगे नहीं जाता। वॉज शी बीटिंग, नॉट तो इसमें है ही नहीं। वॉज द बेगर बीटन, ये तो पैसिव ही लग रहा है। वॉज शी नॉट बीटिंग, यस दिस इज द आंसर। देखो क्लियर। नीदर जॉन नॉर साइमन, बेटा नीदर नॉर से हम जब जोड़ते हैं ना तो वर्ब नजदीक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, यानी आर नहीं इज आना चाहिए था। इज कमिंग टू द मीटिंग। नीदर जॉन नॉर साइमन इज कमिंग टू द मीटिंग। नीदर नॉर ईदर और, नॉर या और से जोड़ते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ते हैं, तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट से मैच करता है। ये हम पढ़े हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। बीइंग अ मिलियनर ही इज लीडिंग अ लग्जूरियस लाइफ। अब लग्जूरियस का स्पेलिंग गलत लग रहा है यार। लग्जूरियस ये रहा सही, लग्जूरियस ये दोनों स्पेलिंग सही लग रहा है। बीइंग अ मिलियनर ही इज लीडिंग अ लग्जूरियस लाइफ, बेटा यहां पे कुछ ऑप्शन में मिस्टेक है। मिलियनर का स्पेलिंग गलत है। ओ देख रहे हो कितना बारीक डिफरेंस यार। ये हो गया, मिलियनर का स्पेलिंग यहां सही है, यहां गलत है। लग्जूरियस पे मेरा ध्यान था, देखो जो यहां सही और यहां भी सही था, है ना। यानी कि मिलियनर होने के कारण वो विलासितापूर्ण जिंदगी जी रहा है। लग्जूरियस का मतलब होता है जिसमें सारी चीजें हैं, जो भी चीजें खरीदना चाहते हो क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है। आपको पता है ना, जब आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स, नेसेसिटी, कंफर्ट, लग्जरी, है ना। जो नेसेसिटी है रोटी कपड़ा और मकान, कंफर्ट है जैसे फैन हो गया, कूलर हो गया, और लग्जरी का मतलब जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां वगैरह, है ना। हैप्लस का मतलब क्या है बेटा? हैप्लस का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट, ऐसे याद रखो ना। हेल्पलेस हैप्लस, हेल्पलेस हैप्लस, ठीक है। उसका उल्टा हो गया हैप्पी। मैं कहूंगी हैप्पी, हैप्पी, हैप्लस, लेस है मतलब हैप्पीनेस है ही नहीं, ठीक है। और इसका एंटोनिम चाहिए होता तो फॉर्चुनेट, हैप्पी दोनों हो जाता। नेक्स्ट आओ 13 नंबर। I find that students nowadays are not interested in dash letters by hand. बेटा हाथ से आजकल कोई लेटर नहीं लिखता, है ना। Not interested in, बेटा इन preposition है, preposition के बाद अगर verb आएगा तो ing फॉर्म में आएगा। Writing letters by hand, लोग हाथों से लेटर लिखना पसंद नहीं करते, बस ऐसे ही व्हाट्सएप वगैरह में मैसेज कर देते हो या फिर आप मेल करते हो। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कंसल्टेंसी सही तो लग रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, कॉन्स्पिरेसी RACY होगा, षड्यंत्र को कॉन्स्पिरेसी कहते हैं।
कॉन्फ़िगरेशन, ये बिल्कुल सही है। वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शन, कभी हाँ कभी ना, करेंगे नहीं करेंगे, डिली डैली जिसको कहते हैं, उसका सिनोनिम है वेसिलेट। स्वे का मतलब होता है धीरे धीरे वन डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, जैसे कोई पंखा स्वे करता है ना। मूव स्लोली, फ्रॉम वन टू डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है। वायाडक्ट, बेटा वायाडक्ट होते हैं ना जो थोड़े ऊंचे पुल से नहीं होते हैं, जो आप देखोगे वैली में, वैली मतलब समझते हो जो घाटी होते हैं वहां पे ट्रेन्स वगैरह के लिए बने रहते हैं, और वो ऊपर होंगे, थोड़े ऊपर रहते हैं। जहाँ पे ट्रेन के लिए, ये सब चीजों के लिए आप बहुत ऊंचे ब्रिजेस देखोगे, और वो लंबे होंगे, बहुत लॉन्ग भी होंगे, चाहे वो रोड हो या ब्रिज हो। अब इन की जगह पे अक्रॉस लगा दो तो आप समझोगे, यानी इस पार से उस पार ले जाने के लिए, अक्रॉस वैलीज। एंड थ्रिफ्टी का मतलब तो जानते हो कंजूस, जिसका सिनोनिम है स्टिंजी। ये देखो, क्लियर। नेक्स्ट आप, वन हु लुक्स एट द नेगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग। कुछ भी हो कहोगे यार नहीं होगा, हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड है ना, इतने लोग एग्जाम दे रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ी कि मेरा हो जाए। मैं कहूंगी भाई तुम क्या हो, तुम पेसिमिस्ट हो, निराशावादी हो। तुम्हें ऑप्टिमिस्ट बनना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। बेटा एक्टिविस्ट वो होते हैं जो किसी तरह का मांग लेके सरकार के, मतलब कहते हैं ना, लोगों को जागरूक बना रहे होते हैं। एक्टिविस्ट देखे थे कितने एक्टिविस्ट जमा हो गए थे जिस समय अन्ना हजारे का चल रहा था, जिसके बाद हमारे जो सीएम बने हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उसी का तो के बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। और रेसिस्ट होते हैं जो आपके नस्ल को लेकर है ना आप पर कमेंट करे, कोई काला है, कोई ब्लैक, देखते हो वहां पर जैसे अमेरिका वगैरह में है ना, अगर कोई क्राइम होता है तो कई लोग ऐसा होते हैं, कई पुलिस वाले ब्लैक को पकड़ लेते हैं कि भाई इसी ने किया होगा। यहाँ पर इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखकर कई लोग ऐसे रेसिस्ट कमेंट पास करते हैं। तो रेसिस्ट होते हैं जो नस्ल भेदी होते हैं। ठीक है। टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स, ये मैंने आपको सिखाया था कि किसी सांड का सिंग पकड़ लो आप सामने से, यानी आप इतने बड़े मुसीबत का सामना कर रहे हो एकदम फ्रंट से। टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब हो गया टू डील विथ अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट मैनर। ठीक है, एकदम सीधा सीधा सामना करना मुसीबत का। नेक्स्ट आओ, हेवी आउटफिट्स मेक द मूवमेंट ऑफ ट्रेकर्स स्लगिश। बेटा जब हैवी आउटफिट पहन के लोग माउंट एवरेस्ट वगैरह में चढ़ते हैं ना, तो उनका मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि इतना भारी चीजें पहन के और ऊपर चढ़ना, स्लगिश का मतलब स्लो होगा। अब स्लो क्या करें हम, इसका एंटोनिम चाहिए। बेटा एंटोनिम क्या होगा स्लगिश का, एक्टिव। डिस्टॉर्टेड तो होता है ना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। ठीक है। आई कैचिंग, जो आपकी नजर खींचे यानी अट्रैक्टिव, है ना, जो नजरों को खींचे यानी अट्रैक्टिव। नेक्स्ट आओ, द फैमिली इज नीदर इंटरेस्टेड इन सेलिंग द हाउस नॉर रिबिल्डिंग होगा। बेटा नीदर का जोड़ा नॉर है, नीदर का जोड़ा नॉर होता है, नॉर रिबिल्डिंग इट। ठीक है। शी हैड द टेमेरिटी टू कॉल हर टीचर अ लायर। बेटा टीचर को झूठा बोल दिया, इतना इसमें हिम्मत, इम्प्यूडेंस।
टीडियस जो होते हैं ना वो बोरिंग होते हैं, रोज रोज सेम काम करना बहुत टीडियस यानी बोरिंग है। टैसिटर्न बेटा नॉट टॉकेटिव, जो चुप रहते हैं। इसका टैसिटर्न का सिनोनिम मैंने कई बार कराया है, रेसिटेंट, रिजर्व्ड, रेटिसेंट, रिजर्व्ड, चुप रहने वाले। ठीक है। एंड लास्ट वर्ड है ट्रेंचेंट, इसका मतलब होता है बहुत ही विगरस, in expressing one's style or opinion whatsoever। ठीक है। आप एक्सप्रेसिंग वन स्टाइल भी कह सकते हो या एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। इन एक्सप्रेशन और स्टाइल बहुत ज्यादा विगरस से, मतलब बहुत जोश के साथ आप अपने आप को पेश करते हो। अबाउट 21 से लेकर 25 तक, और इसको जरा ध्यान से देखो, ये एक क्लोज टेस्ट है। The dash of climate change is one of the most pressing issues facing the world today। आज इस दुनिया में जो डैश है क्लाइमेट चेंज का, वो बहुत ज्यादा एक दबाव बनाए हुए है, बहुत ही कठिन एक इश्यू है। तो क्लाइमेट चेंज का क्या भाई, क्लाइमेट चेंज का एडवांटेज तो नहीं होता। क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंज है बेटा, वो ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज चैलेंज हमारे लिए है ना। कोई एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, पहलू। अब क्लाइमेट चेंज का पहलू क्या होगा, क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना। इसीलिए हमें आगे कह रहे प्रेसिंग इश्यू, इश्यू जो है, मुद्दा जो है, वो तो चैलेंज ही ना है। राइजिंग टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जो राइज कर रहा है टेम्परेचर, जो वेदर का एक्सट्रीम इवेंट्स है। मेल्टिंग आइस कैप्स, जो आइस कैप्स ऊपर है पहाड़ों पर, वो मेल्ट कर रहे हैं। आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द डैश ऑफ अ चेंजिंग क्लाइमेट। ये तीन चीजें बताया है, ये तो सिर्फ कंसिक्वेंसेस है ना। इतने ढेर सारे उसके जो नतीजे हैं, उसमें से बस ये तीन चीजें बताया है कि ये तो सिर्फ नतीजे हैं। टू कॉम्बैट दिस, इससे लड़ने के लिए many countries have pledged to reduce their greenhouse gas। बहुत सारे देशों ने यह प्रण लिया है कि हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन, गैस का उत्सर्जन हम रिड्यूस करेंगे। बट प्रोग्रेस हैज बीन स्लो, लेकिन बेटा प्रोग्रेस तो बहुत स्लो है, तभी तो ग्रीन हाउस का प्रॉब्लम हम लोग निपट नहीं पा रहे हैं। इन एडिशन सम पीपल आर स्टिल स्केप्टिकल, शंका है लोगों को, कुछ लोगों को, ऑफ द डैश ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑफ द, या बेटा फिक्शन होते हैं ना जिसमें सच्चाई नहीं होता, मूवीज वगैरह बनते हैं, लिखा रहता है वर्क ऑफ फिक्शन। मिथ का मतलब मिथ्या यानी झूठ, रियलिटी का मतलब सच्चाई, और डिसेप्शन का मतलब धोखा। अब भाई क्लाइमेट चेंज ना ही मिथ्या है, ना ही झूठ है, ना ही धोखा है, बल्कि एक रियलिटी है। कुछ लोगों को लगता है ना क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है। हम लोग का शरीर अब थोड़ा सा कमजोर होने लगा है क्योंकि हम बूढ़े हो रहे हैं ना, तो हमें ठंड नहीं, हमें ज्यादा ठंड लगने लगी, तो लोग ये सोचने लगे ना। कुछ लोग तो ये झुटलाते हैं, स्केप्टिकल है, वो सशंकित है कि भाई जो क्लाइमेट चेंज है वो, उसका जो रियलिटी है उसको बिलीव नहीं कर रहे, दैट इट इज अ नेचुरल अकरेंस दैट ह्यूमंस कांट डू मच अबाउट। उनका कहना है यार ये नेचुरल है, जैसे डायनासोर का मरना नेचुरल था, तो हम लोग इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। However, scientists agree that urgent action is needed to prevent the worst impacts of climate change। तुरंत कुछ करना पड़ेगा अगर इसका वर्स्ट, सबसे खराब जो असर है, अगर हम रोकना चाहे तो। This includes not only reducing emissions but also adapting to the changes that have already occurred। जो चेंज ऑलरेडी हो चुके हैं, अब उसको हमको क्या करना पड़ेगा। अब हम कुछ कर थोड़ी सकते हैं,
हम सिर्फ अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। तो इसीलिए जो चेंजेस हो चुके हैं उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना यानी ढालना। This might involve building sea walls to protect against rising sea levels. सी लेवल बढ़ गया है तो उसके बगल में बहुत ऊंचे वॉल्स बनाने पड़ेंगे ताकि सुनामी ना आए, है ना, और सुनामी आए तो भी हम बच जाए, मतलब शहरों में ना घुसे। प्लांटिंग ड्राउट रेसिस्टेंट क्रॉप्स, जहां पे सूखा पड़ रहा है वहां पे हम ऐसे क्रॉप्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे क्रॉप्स के सीड्स डेवलप करेंगे जो ड्राउट रेसिस्टेंट हो, यानी कि जहां सूखा पड़े उसको रोकने के लिए वो क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स उसमें भी उग सके। और डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज टू रिमूव कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, हवा में कार्बन तो है ही, अब उसको कम करने की भी टेक्नोलॉजी कुछ होनी चाहिए। अल्टीमेटली एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज विल रिक्वायर अ डैश एफर्ट फ्रॉम इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेसेस अराउंड द वर्ल्ड। अब ये सब लोग मिल के काम करेंगे, तो सब लोग मिल के करेंगे तो जॉइंट एफर्ट होगा ना। अलग अलग करते तो इंडिविजुअल होता, सॉलिटरी का मतलब अकेला, है ना, सेपरेट मतलब अकेला अकेला, यहां नहीं, यहां सरकार, इंडिविजुअल, बिजनेस हाउसेस सब मिल के ही काम कर सकते हैं, राइट। ये अभी हम थोड़ी देर में 18 और 19 दोनों को लोड कर देंगे, ठीक है। और याद रखना बेटा, हमारे बैचेस हर महीने आते हैं केडी लाइव में, इस बार 9 सितंबर को है, और यहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट प्री मेन सब की तैयारी एक बैच में करा दूंगी। हाँ, जो लोग सीपीओ दे रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए फर्स्ट क्लास एक बैच है हमारे पास केडी लाइव में। याद रखना वो सिर्फ मेंस को टारगेट करेगा, क्योंकि आपके पास समय कम है, इसलिए हम उसमें पूरा सब कुछ बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज कर दिए हैं ताकि सीपीयू में आप अच्छा स्कोर कर सको। चलो, थैंक यू सो मच। ये पीडीएफ आप देख लेना, और ये है कहाँ रहेगा, ये रहेगा केडी लाइव के टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो एवरीवन, आ जाओ। मुझे लग रहा है पेपर जो है बहुत ही नॉर्मल आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत ही एक्सेप्शनल है, यानी सब कुछ चंगा है। इसीलिए आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि एसएससी सीजीएल का पैटर्न में आज सच कुछ भी परिवर्तन नहीं आया है। आइए हम आज अपना नेक्स्ट टेस्ट पेपर डिस्कस करते हैं, और वो है हमारा 2023 का सेट 20, और ये एग्जाम का डेट था 20/7/2023, 5:15 के समय का टेस्ट पेपर है। देखो, सबसे पहले इसमें पूछा है कि इमर्स का सिनोनिम क्या है। बेटा, इमर्स का सिनोनिम पूछा है। अगर आप कोई चीज में इमर्स होते हो ना, तो अब याद रखना इन जाते हो, इमर्स में इन जाते हो, इसीलिए इसका सिनोनिम होगा इन्वॉल्व। अगर एंटोनिम पूछता तो यहाँ पे एमर्ज होता है, यानी बाहर निकलना, कोई चीज से एमर्ज करना, और इमर्ज उसमें डूब जाना। इसलिए देखो, एमर्ज का एंटोनिम इमर्स है, और हमें सिनोनिम पूछा है, वो है इन्वॉल्व। नेक्स्ट है लैब्राडोर्स आर जेंटल डोसाइल डॉग्स। बेटा, स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक है डोसाइल का, यहाँ पे DOCILE होना चाहिए। ये ओबीडियंट होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। डोसाइल जो होते हैं वो ओबीडियंट होते हैं, तो लैब्राडोर्स को डोसाइल एनिमल कहा गया है, डोसाइल डॉग्स कहा गया है। और यहाँ पे स्पेलिंग जो मिस्टेक था वो डोसाइल का था, ई मिसिंग था। आई हैड गॉन टू सिलीगुड़ी बिफोर आई गो टू रायगंज। बेटा, बिफोर के पहले अगर पास्ट परफेक्ट है तो बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट होगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब दो एक्शन पास्ट में हो तो जो पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, जो उसके बाद होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। इसीलिए आंसर यहाँ पे आपका मिस्टेक है, गो नहीं होगा, वेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अब हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट है, देखो जरा ध्यान से। इट सेंटर्स ऑन द सिंकिंग ऑफ द RMS टाइटेनिक। इट सेंटर्स, इट कौन है? द फिल्म प्रूव्ड इमेंसली पॉपुलर। ओके, कोई फिल्म है जो बहुत पॉपुलर हुआ,
Titanic is an American romantic adventure film released in 1997. बेटा सबसे पहले तो ये होगा क्योंकि इसमें हमें पता चल रहा है कि भाई किस फिल्म की बात हो रही है, वो किस पर बेस्ड है, यानी शुरुआत तो सी से होनी चाहिए। अब जब सी से शुरुआत किए तो ये 2 हो गया। अब सी के बाद डी होगा कि सी के बाद ए होगा। चलो ए में आते हैं कि अगर हम कह रहे हैं टाइटैनिक पिक्चर क्या पिक्चर है, तो वो जो टाइटैनिक डूबा था उस पर बेस्ड है। ए ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन हम एक बार डी चेक कर ले। मोस्ट ऑफ द फिल्म स्टोरीज इज देन टोल्ड इन फ्लैशबैक्स। इज देन टोल्ड का मतलब फिर बोला गया है। As a protagonist recounts the Titanic's fateful 1912 voyage. इसका मतलब है कि अगर आप सी के बाद डी चलोगे तो आपको महसूस होगा कि भाई ये पूरा इनफैक्ट जो उसका एक्सप्लेनेशन है कि ये जो डूबा है उसके बारे में पूरा ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो पहले हम ये कहेंगे ना कि भाई ये एक फिल्म है टाइटैनिक, वो पूरा बेस्ड है टाइटैनिक के डूबने में, और उसके बाद ये जो स्टोरी है ये फ्लैशबैक में चला है, जिसमें जो हीरो है वो पूरा रिकाउंट करता है कि कैसे वो डूबा था। इसका मतलब है कि सबसे पहले सी के बाद ए होगा और उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन तो हम उसके बाद देंगे ना, इसीलिए पी होगा। ये समझो, सी ए डी होगा। और ऐसे भी तुम खुद सोचो ना, जब हम पहली बार एक टाइटैनिक पिक्चर की बात कर रहे हैं उसके बाद हम प्रोनाउन इट लगा रहे हैं, ठीक है। और बेहतर ये है कि हम टाइटैनिक है क्या उसके बारे में पहले जान ले शॉर्ट में, फिर डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। खुद सोचो, आप ऐसे ही तो बोलते हो ना। नेक्स्ट आओ। Brian remained silent during the board meeting, though Rahul was unaware that he had an ace up his sleeve होगा। ये इडियम ही गलत दिया है। शीत का मतलब तो होता है जिसमें कमान, जिसमें तलवार होता है। एस का मतलब इक्का है ना, जो पत्ता नहीं होता ताश के पत्ते, इक्का। एस अप हिज स्लीव। अब आप खुद सोचो कि अगर आपने अपने हाथ में यहाँ स्लीव पर इक्का छुपा के रखे हो तो कुछ तो सीक्रेट है ना, जो जब चाहो निकालो और पत्ते में मिला लो और आप जीत जाओगे। यानी कि अ सीक्रेट एडवांटेज जो किसी को पता नहीं है लेकिन आपके पास है, और इक्का है आपके पास और आप उससे जीत सकते हो। नेक्स्ट आओ। द पेसेंट्स टोल्ड, पेसेंट्स का मतलब होता है बेटा किसान, worked the whole day in the fields and stopped working in the evening and went to their homes. बेटा stopped working के लिए कौन सा इडियम है जो हम फिट कर सकते हैं, और वो है called it a day। जब आप काम खत्म करके घर जाने लगते हो ना, तो उस दिन का काम खत्म करने के लिए हम कह सकते हैं call it a day। इसमें एक सबसे पहला जो है गिव इट टू अ वर्ल्ड का मतलब है टू डू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सबका मीनिंग आपको आना चाहिए। पहली बार अगर आप कोई चीज ट्राई कर रहे हो तो आप क्या यूज करोगे? आई गेव इट अ वर्ल्ड। इसका मतलब है पहली बार हम ट्राई कर रहे हैं। पुट आइस ऑन इट। अब ऐसे याद रखना, जैसे मान लो किसी का डेथ हो गया और उसको क्या करना है, आप तो उसको जाके आपको अंतिम संस्कार करना है, लेकिन अभी आप नहीं कर सकते हो, उनके घर वाले नहीं आए हैं, तो क्या करते हैं उसके ऊपर या उसके नीचे आइस रख देते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको पोस्टपोन करना चाह रहे हो उसके अंतिम संस्कार को। तो पुट आइस ऑन इट का मतलब ही हो गया पोस्टपोन समथिंग। ऐसे हम याद रखने का सब तरीका बता रहे हैं। कोई चीज को पोस्टपोन कर रहे हो
कि अभी नहीं बाद में करेंगे, तो आप कहोगे वी पुट आइस ऑन इट। इसका मतलब हमने उसको टाल दिया। रन अराउंड अ सर्कल, इन सर्कल्स। आप एक बात बताओ, अगर आप गोल गोल घूम रहे हो तो कुछ भी जो एफर्ट कर रहे हो उसका कोई मतलब निकल रहा है ना, वो मीनिंगलेस है। यानी कि आप एक ही साथ चक्कर लगा रहे हो। अगर आप ऐसे जाओगे तो कहीं पहुंचोगे, आप गोल गोल चक्कर लगाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। मीनिंगलेस है और आप रिपीट कर रहे हो उसको, रेपिटिशन। तो कई ईडियम तो आपको महसूस होगा कि सिर्फ आप मीनिंग को ही उसको ध्यान से समझोगे तो अपने आप मीनिंग समझ में आ जाएगा, ठीक है, उसको एक्सप्लेनेशन वैसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन आ गए हम सेंटेंस अरेंजमेंट में। ड्यू टू टाइट डेडलाइंस फॉर डिलीवरी एंड इंक्रीज्ड फोकस ऑन परफॉर्मेंस आउटकम्स, many employees are unable to enjoy a proper work life. Okay. Stress could emanate out of various situations. Stress के कारण ही हम लोग लाइफस्टाइल एंजॉय नहीं कर सकते हैं। In today's fast moving world, many young professionals are vulnerable to stress. यहीं से तो शुरुआत होना चाहिए कि आज लाइफ फास्ट मूविंग है और हम सभी अधिकतर जो यंग प्रोफेशनल्स है, वल्नरेबल का मतलब है कि जिसको आप नुकसान पहुंचा सकते हो, तो स्ट्रेस के द्वारा वो पीड़ित होने की संभावना ज्यादा है। अब हम यंग प्रोफेशनल्स अनेबल टू एंजॉय देयर प्रॉपर वर्क लाइफ, ये लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते हैं। स्ट्रेस किस किस चीज से हो सकता है वो यहां दिया हुआ है। एंड टू ऐड टू दिस, यानी इसको ऐड करना, यानी इसमें एक और चीज शामिल है। देखो डी से तो शुरुआत हो नहीं सकता है, क्योंकि कह रहा है इसमें एक और चीज ऐड कर देता है, टू ऐड टू दिस। अब दिस मतलब क्या, दिस तो दिस मतलब स्ट्रेस ही तो होगा। तो पहले हम स्ट्रेस का डेफिनेशन देखें। स्ट्रेस बता रहा है यहाँ पे कि मॉडर्न जमाने में यंग प्रोफेशनल्स वल्नरेबल है स्ट्रेस का। सी से शुरुआत बेटा एक ही है, तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ कि मुझे सेकेंड सेंटेंस खोजने की जरूरत पड़ी है। देखो नेक्स्ट आओ, आइडेंटिफाई हाउ यू विल आस्क एवरीवन, हाउ विल यू identify how you will ask everyone if the sweets will be delivered। बेटा will be delivered का मतलब हो गया कि ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस है इसका मतलब है कि will be delivered का मतलब will प्लस वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए मुझे। will प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, 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 एंड ये भी नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कि हाउ you will ask everyone if the sweets will be delivered by Jack today। तो क्या कहें, will Jack deliver the sweets today, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, है ना, हम पूछ रहे हैं। आस्क करना मतलब पूछना। जब भी पूछना है तो बेटा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले जाएगा ना, ठीक है। देखो जब आप पूछना है तो पहले जाएगा, समझ में आया। नेक्स्ट आओ, क्या कह रहा है, मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम चाहिए अंडरलाइंड वर्ड का। बेटा समय ऐसे ही बचता है, जब हमें अंडरलाइन वर्ड यहां पर दिख रहा है और अगर इसकी मीनिंग मुझे पता है तो मैं इतना ज्यादा पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है। सिनोनिम जो होता है, वल्नरेबल अभी बताया था एट रिस्क होता है। वल्नरेबल का मतलब ही होता है जो नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जैसे कहते हैं कि शारीरिक रूप से विमेन और बच्चे वल्नरेबल होते हैं,
इसीलिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग में देखोगे बच्ची और महिलाएं ही ज्यादा होती है जिनको जो पीड़ित होती है। तो वल्नरेबल का मतलब होता है एट रिस्क, एरोगेंट का मतलब तो घमंडी होता है, और एडेप्टेबल होते हैं जो अपने आप को किसी के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। इसीलिए वल्नरेबल का मीनिंग होता है एट रिस्क। नेक्स्ट आओ, हमें करेक्ट सेंटेंस देखना है जहां पे इनडेफिनिट आर्टिकल सही इस्तेमाल किया गया है। आई हैव नेवर सीन एन यूएफओ। बेटा यूएफओ का प्रोनाउंसिएशन यू से शुरू है। इन एन इंग्लिश मूवी, आई हैव नेवर सीन अ यूएफओ, ठीक है, लेकिन यहां पे एन इंग्लिश मूवी होना चाहिए। एन यूएफओ नहीं है, अ यूएफओ होना चाहिए इन एन इंग्लिश मूवी। आप देखो इसमें यू, बेटा यू का मतलब हो जाता है, यू का प्रोनाउंसिएशन देखो। अगर आप यू का प्रोनाउंसिएशन देखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपका आंसर भी सही होगा, क्योंकि यू ए ई आई ओ यू है तो वावल्स, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका यू आ रहा है। और मैंने आपको बताया था आ ई उ ए ओ औ, ऊ नहीं, यू है ये, है ना। इसीलिए ये कॉन्सोनेंट साउंड है, यू साउंड के साथ एन नहीं ए आता है, ठीक है। और इंग्लिश में ई का प्रोनाउंसिएशन इसलिए एन आएगा। देखो बिल्कुल सही। नेक्स्ट आओ, अ पर्सन हु किल्स समवन स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, बेटा असैसिन, असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी हुआ था, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी हुआ था, असैसिनेशन ऑफ बेनजीर भुट्टो हुआ था। असैसिन होते हैं जो राजनीतिक कारण से हत्या करते हैं। मॉन्स्टर तो राक्षस होते हैं, है ना, मॉन्स्टर होते हैं राक्षस। ऐसे ही कोई बहुत ही गंदा काम करे उसको भी हम मॉन्स्टर कह देते हैं। हैंगमैन होते हैं बेटा जो हैंग करते हैं, जो जिसको फांसी की सजा होती है, तो उसको जो हैंग करने वाले होते हैं वो हैंगमैन होते हैं। वन हु हैंग्स अ कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट का मतलब जो सजा प्राप्त हो चुका है उनको फांसी पर चढ़ाने वाला। असैसिन होते हैं जो राजनीतिक कारणों से हत्या करते हैं। नेक्स्ट आओ, बाय किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल they thought they would get more benefits of the scheme. Killing a large number of people, बेटा जेनोसाइड होता है। जेनोसाइड मतलब जीन्स, एक ही जीन्स वाले कई लोगों की हत्या जेनोसाइड होता है। होमिसाइड बेटा होमोसेपियन की हत्या, और होमोसेपियन क्या है, इंसान। तो किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। सुसाइड इज किलिंग ऑफ सेल्फ। फीटिसाइड, बेटा फीटिसाइड का स्पेलिंग ये अमेरिकन स्पेलिंग है। अगर आप ब्रिटिश के स्पेलिंग को देखोगे तो FOE होगा, यानी किलिंग ऑफ अ फीटस। फीटस होते हैं जो अजन्मा बच्चा होता है। किलिंग ऑफ एन अनबॉर्न बेबी। यानी साइड के सारे वर्ड्स आपको पढ़ने हैं। आप अगर मेरा कोर्स लिए हो तो देखना, वहां पे सारे साइड, फीलिया, फोबिया, मेनिया, ये सब अलग अलग लिस्ट में मैंने पढ़ा रखा है। नेक्स्ट आओ, ईश्वर चंद विद्यासागर फॉट हार्ड अगेंस्ट डैश प्रैक्टिसेस। बेटा ईविल प्रैक्टिसेस है, मैनी ईविल प्रैक्टिसेस। ये जो ईविल प्रैक्टिसेस होते हैं ना, इनको हम कहते हैं कुप्रथाएं। और कुप्रथा, खुद सोचो, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो वो सारे कुप्रथाएं के खिलाफ नहीं लड़ सकता, वो मैनी इविल प्रैक्टिसेस के खिलाफ लड़ेगा। राइट, समझते हो ना, मीनिंगफुल भी तो होना चाहिए। इट वॉज एविडेंट फ्रॉम हिज जेस्चर दैट ही वॉज फीलिंग गिल्टी। एविडेंट होता है जाहिर तौर पर। जब आप एविडेंस प्रस्तुत करते हो कोर्ट में तो सबूत प्रस्तुत करते हो, तो एविडेंट क्या होता है, उससे साफ पता चलता है।
बेटा एविडेंट का एंटोनिम क्या होगा? साफ पता चल रहा है तो उसका एंटोनिम हिडन होगा, क्योंकि हिडन अगर एविडेंट का सिनोनिम पूछता तब विजिबल होता, हमें तो उसका एंटोनिम चाहिए। और प्रोफ्यूज, बेटा प्रोफ्यूज का मतलब होता है ना जैसे लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटी। है, और एविडेंट का सिनोनिम पूछता तो हम विजिबल मार्क करते हैं क्योंकि जाहिर है। नेक्स्ट आओ, इंडिया नीड्स टू डू बेटर ऑन राइट्स एंड फ्रीडम्स, welfare and justice, growth and developments, and in building a more egalitarian, egalitarian का स्पेलिंग रॉन्ग कर दिया है यार, egalitarian का स्पेलिंग ये होगा, egalitarian स्पेलिंग गलत है वहां पे। देखो egalitarian होते हैं ना जो बिलीव करते हैं इक्वल राइट्स फॉर ऑल, कि सब लोगों के पास समान अधिकार होना चाहिए। ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत था, ई था, ये स्पेलिंग यहाँ पे सही है। और इगैलिटेरियन होता है वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल राइट्स टू ऑल, सबको बराबर का राइट्स मिले, वो इगैलिटेरियन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, नर्वस का एंटोनिम। बेटा नर्वस का एंटोनिम देखोगे तो सारे ये अब हेसिटेंट, शेकी, ये सब नर्वस में ही होते हैं। करेजियस होगा, एंटोनिम पूछा है नर्वस का, इसमें से कोई भी सही एंटोनिम नहीं दिख रहा है, सिर्फ करेजियस दिख रहा है। देखो, क्योंकि करेजियस का मतलब होता है हिम्मती। अब शेकी तब होते हैं जब आप नर्वस फील करते हो, है ना, आप हेसिटेंट तब होते हो, कुछ करने में हेसिटेट करते हैं, है ना, आपको अपने आप को रोकते हो, नहीं करे नहीं करे, तब आप जब नर्वस फील करते हो। और कैजुअल तो होता है जब फॉर्मल नहीं होते हैं, ऐसे कैजुअल, है ना, बहुत फॉर्मल नहीं होना। मेटिकुलस, बेटा मेटिकुलस का एंटोनिम पूछा है। मेटिकुलस मेटस से बना है, मैंने आपको वोकैब शीट में कराया है। मेटस का मतलब होता है फियर। मेटिकुलस तब होता है काम आपका जब आप डर के थोड़ा सावधानी से करते हो, तो आप केयरफुल हो जाते हो। तो एंटोनिम मेटिकुलस का केयरफुल का एंटोनिम चाहिए केयरलेस होगा। हीडफुल और केयरफुल मेटिकुलस का क्या है, एंटोनिम है। अगर मेटिकुलस का सिनोनिम पूछता तो, सॉरी, मेटिकुलस का सिनोनिम पूछता तो हीडफुल और केयरफुल होता। हमसे एंटोनिम पूछा है तो केयरलेस है। अनटाइडी का मतलब होता है गंदा, है ना, नॉट क्लीन। क्लियर? तो मेटिकुलस के दोनों सिनोनिम है, केयरलेस एंटोनिम। द यंग वन ऑफ अ लायन इज कॉल्ड, यानी कि सबके बच्चे भी जानने पड़ेंगे आपको। कब? एक यंग वन लायन का जो होता है वो कब होता है? अगर हॉर्स का बच्चा होगा तो कोल्ड कहलाएगा। ऑफ हैन होगा तो चिकन या चिक कहलाता है। ऑफ काव होगा तो काफ होगा। एलिफेंट के बच्चे भी काफ कहलाते हैं, यानी सबके बच्चे भी आपको जानने पड़ेंगे किसके बच्चे को क्या कहते हैं। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। बेटा हैज प्लस बीन प्लस V3 का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। चलो प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस कहें, हैज शी कुक्ड द कस्टर्ड। हैज शी, हैव शी तो होता नहीं है, हैज शी होगा। और यहाँ नेगेटिव है भाई, तो यहाँ तो नेगेटिव नहीं दिख रहा मुझे, यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। हैज शी नॉट कुक्ड द कस्टर्ड। देखो 19, बोलो कोई प्रॉब्लम? 20 में आओ। हिंडर का एंटोनिम। बेटा हिंडर का मतलब होता है रोकना, कोई चीज को ऑब्स्ट्रक्ट करना, बाधा डालना।
उसका एंटोनिम एड होगा। एड का मतलब हेल्प करना होता है। डोमेस्टिकेट का मतलब होता है पालतू बनाना। जैसे आप गाय को, घोड़े को डोमेस्टिकेट करते हो, पालतू बनाते हो, ठीक है। और मॉनिटर का मतलब नजर रखना भी होता है, और एक आपके टेलीविजन, आपके कंप्यूटर में भी मॉनिटर होता है, ठीक है। देखो, अब आते हैं, हमारा क्लोज टेस्ट आ गया। ये लास्ट पोर्शन होता है, आपको पता है 5 मार्क्स के ये होते हैं। फाउंटेन्स आर यूज्ड टुडे टू डेकोरेट सिटी पार्क्स। फाउंटेन्स आपको पता है जो फव्वारे होते हैं, वो सिटी पार्क्स को डेकोरेट करने के लिए यूज होता है। एंड स्क्वायर्स टू ऑनर इंडिविजुअल्स और इवेंट्स फॉर रिक्रिएशन डैश फॉर एंटरटेनमेंट। एंड फॉर एंटरटेनमेंट होगा भाई, और क्या होगा भाई? सब चीजों को बता रहा है कि किस किस चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर लास्ट चीज को जोड़ना है तो एंड ही से तो जोड़ेंगे, क्योंकि डेकोरेट करने के लिए, लोगों को ऑनर करने के लिए, रिक्रिएशन यानी मनोरंजन के लिए, और एंटरटेनमेंट। A splash pad or spray pool allows city residents to enter, get wet and cool off in summer. ये इस तरह का एक पैड बना रहता है जहां पे खड़े होने पर आप पर फुवारे का पानी गिरेगा और आप क्या हो जाओगे? वेट हो जाओगे और कूल होगे। द म्यूजिकल फाउंटेन डैश मूविंग जेट्स ऑफ वाटर, colored lights and recorded music controlled by computer for dramatic effects. The musical fountains dash moving jets. The musical fountain, singular है बेटा, fountain singular, तो singular के साथ singular verb आएगा ना, combines। combines क्यों? फाउंटेन है, फाउंटेन्स नहीं है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है फाउंटेन, तो सिंगुलर वर्ब कंबाइंस होगा। ये कंबाइन करता है मूविंग जेट्स ऑफ वाटर को, कलर्ड लाइट्स को, उसके साथ म्यूजिक होता है, उसको कंप्यूटर के साथ कंट्रोल किया जाता है और ड्रामेटिक इफेक्ट देता है। जैसे जैसे म्यूजिक बजता है वैसे वैसे उस फाउंटेन का कलर, उस फाउंटेन के स्पीड, ये सब चेंज होते हैं। तो सब कुछ कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर का हेल्प लिया जाता है। फाउंटेन्स कैन डैश ऑल्सो बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फाउंटेन्स themselves, बेटा फाउंटेन से एस है, फाउंटेन होता तो इटसेल्फ होता, फाउंटेन्स है प्लूरल है तो themselves, यानी फाउंटेन्स खुद भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। कैन themselves also be musical instruments played dash obstructions of one or more of the water jets, played dash obstructions, played dash। अब सुनो, ये खुद भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, और ये प्ले किसके द्वारा होंगे? वाटर जेट्स के ऑब्स्ट्रक्शंस के द्वारा प्लेड होते हैं। प्लेड बाय, क्योंकि यहां पे प्लेड विथ लगाओगे तो उसके साथ प्लेड होते हैं नहीं कह रहा है ना, ये ऑब्स्ट्रक्शंस के द्वारा प्लेड होते हैं। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है जिसमें आप फंस सकते थे। इसमें होगा प्लेड बाय ऑब्स्ट्रक्शंस, ठीक है। Drinking fountains provide fresh dash in public buildings. अब ड्रिंकिंग फाउंटेन्स क्या प्रोवाइड करेगा भाई? ड्रिंकिंग वाटर ही तो प्रोवाइड करेगा। बहुत सारे फाउंटेन्स होते हैं जहां पे आप पानी पी नहीं सकते हो, क्योंकि वो सारे पानी वापस जाते हैं और वही पानी ऊपर आते हैं। हाँ, ड्रिंकिंग फाउंटेन्स में ड्रिंकिंग वाटर होता है, जिन फाउंटेन पे जाके आप मुंह लगा के पानी पी सकते हो, ठीक है। इन पब्लिक बिल्डिंग्स, पार्क्स एंड पब्लिक स्पेसेस। देखो हो गया कंप्लीट। तो ये 25 क्वेश्चंस बेटा ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको इसी तरह के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने होंगे। चलो थैंक यू सो मच। मेरा एक नया बैच आया है जिसका डेमो चलने वाला है कल से। मुझे लगता है 1-2 दिन के बाद से आपका फुल फ्लैश उसका बैच चलेगा। बैच नंबर 57 केडी लाइव में आ रहा है। एक बैच पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, उसके साथ ये सारे टेस्ट पेपर्स भी लोडेड रहते हैं, ताकि आप अपने सिस्टम से अपने अकॉर्डिंग ग्रामर पढ़ो, वोकैबुलरी पढ़ो, क्लोज टेस्ट करो, सेंटेंस अरेंजमेंट करो, और उसके बाद जब मन करे तो ये सारे टेस्ट पेपर्स भी बैठ के देखते रहो। थैंक यू सो मच।